शहर की बात करने वाले हैं, जिस स्टेट की बात करने वाले हैं, वो है उत्तर प्रदेश, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। यूपी एक ऐसा राज्य है जो हमेशा से राजनीति का केंद्र बिंदु रहा। हम राजनीति की जब बात करते हैं तो उसकी जो शुरुआत होती है वो यूपी से होती है और यूपी पे आके ख़त्म भी हो जाती है। जब यूपी की बात इंडिया के किसी स्टेट चलो हम छोड़ देते हैं, हम न्यूज़ चैनल्स की बात करते हैं, तो न्यूज़ चैनल्स में क्या होता है कि यूपी को कई बार गरीबी, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, पुअर हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों से संबोधित किया जाता था। आप 2014-15 से पहले के न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स जब आप देखेंगे तो उसमें आपको जो रियलिटी है वो विद प्रूफ मिल जाएगी। कहानी यहाँ पे नहीं रुकती। एक और कहानी है उत्तर प्रदेश की, एक ऐसा काला धब्बा जो उत्तर प्रदेश पे लग चुका है, वो है गुंडा राज, वो है दबंगों का शहर, वो है जंगल राज। और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में 45 डेज़ में 699 मर्डर्स हुए थे और किसकी गवर्नमेंट में हुए थे वो आप जान सकते हो। क्राइम रेट काफ़ी पीक पर था। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों को टैकल किया था, रोका भी था। 2013 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी करी और सरकार को आगाह भी किया था कि 2014 से पहले जो मर्डर्स हो रहे थे वो 5150 और 2020 में घटकर 3700 रह गए हैं। वहीं चोरी डकैती की संख्या 48,380 थी और अभी 33,000 समथिंग रह गई है। Continues, it seems, unabated in Uttar Pradesh. Widespread violence and clashes now being reported in several districts in UP. Journalist who posted on Facebook about a UP minister's illegal activities burnt alive by policemen during a raid on his house. The senior IPS officer in Uttar Pradesh has lashed out at Chief Minister Mayawati. He has accused her of being corrupt and fears that he will be targeted for speaking out against the government. ही है मायावती जी का जंगल राज। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। भारत में कम ही नेता हैं जो सदन में जो बोलते हैं उस पर वो अमल भी करते हैं, वरना कुछ तो सदन से निकलने के बाद उनको याद तक नहीं रहता कि उन्होंने बोला क्या था। योगी ने सदन में जो स्टेटमेंट दिया था माफिया को खत्म करने का, उसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी। यूपी में कुछ समय पहले एक महान सज्जन ईमानदार व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मुख्तार अंसारी, जिनको बचाने के लिए बड़े बड़े हाथ थे। ना जाने कितने लोग इनको अपना गुरु मानते थे। और वहीं जब इनके खिलाफ शैलेंद्र कुमार खड़े हो जाते हैं तो और कोई पुलिस वाला ना खड़ा हो और कोई जनता ना खड़ी हो, इसलिए शैलेंद्र कुमार को ही जेल में डाल देते हैं। इस प्रतिभाशाली व्यक्ति की कहानी यहाँ नहीं रुकती। जब कोर्ट रूम में IPS उदय शंकर जायसवाल पर मुख्तार अंसारी ने 1996 में फायरिंग कर दिया, उसके बाद अगले ही साल 1997 में नंद किशोर रांगटा को किडनैप कर लिया। लेकिन मजाल है जिसमें अपना हाथ इन्होंने बताया हो। आपको 2005 का वो समय ज़रूर याद होगा जब BJP MLA कृष्णा आनंद राय को AK-47 से मुख्तार अंसारी ने मार दिया था। कहते हैं कि 500 बुलेट्स इसने चलाई थी और शशिकांत राय जो एकमात्र गवाह थे उनकी भी संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है। कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगी और समय आया 2017 का। ये वो समय था जब यूपी में चुनाव हुए और इस महान व्यक्ति के सामने एक साधारण सा व्यक्ति योगी आदित्यनाथ CM बनकर आ गए। ये वही योगी थे जिनके ऊपर मुख्तार ने जिनको मारने की पूरी प्लानिंग करी थी और अपने लोगों को उन पर अटैक करने के लिए कहा था। किसी तरह योगी ने खुद को तो वहाँ से बचा लिया, लेकिन उस समय जो BJP पार्टी थी वो यूपी में कहीं तीसरे चौथे नंबर पर आती थी और ना केंद्र में इसका कोई विशेष वजूद था और ना ही स्टेट में। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं। 2017 में जब योगी सत्ता में आते हैं तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि माफिया या तो स्टेट छोड़ दे या बर्बादी के लिए तैयार हो जाए। इसका जो सबसे बड़ा झटका लगा वो मुख्तार अंसारी को लगा। एक छोटे से केस में खुद को पंजाब जेल में डलवा दिया। अब इधर योगी को भी बड़ी टेंशन हो रही थी कि उनके देश का इतना बड़ा टैलेंट पंजाब जेल में कैसे रह सकता है। फिर क्या था, 2021 में उनको सम्मानपूर्वक वापस उत्तर प्रदेश लाया गया। अब योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार के गैंग के 96 लोगों को जेल में डाल दिया
अंसारी और उनके गुरुओं के उनकी जो मेहनत की कमाई थी लगभग 200 करोड़ के आसपास, उसको भी जब्त कर लिया। उनके खिलाफ 60 से 15 केस सरकार ने सब पर मुहर लगा दी। फिर 6 महीने से मुख्तार और उनकी फैमिली ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसे जेल में जहर देकर मार दिया जाएगा। मंगलवार को खबर आई कि तबीयत खराब हो गई है, आईसीयू में एडमिट किया गया है। 28 मार्च को शाम को पता चला कि हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत हो गई। पूरे भारत में एक दौर शुरू हुआ। वो दौर था मुख्तार को चाहने वालों का, जिनके हिसाब से एक नेक दिल, विद्वान, सज्जन और अहिंसा का पुजारी अब इस धरती पर नहीं रहा। वहीं जो मुख्तार को पसंद नहीं करते थे, जो मुख्तार से नफरत करते थे, उनमें खुशी का माहौल था। यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय, आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। अब योगी पर सवाल उठने लगा कि मुख्तार अंसारी की जो मौत है वो हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि योगी सरकार ने उन्हें जहर दे करके मार दिया है। मरना तो था ही। आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो और कब तक बसता बसता फिरेगा? कांग्रेस के लोग तो उसको बचाने का प्रयास कर ही रहे थे ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर एक संगीन इल्ज़ाम लगता रहा है यूपी में कि ये हिंदू की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, पर योगी ने भी साफ साफ कई इंटरव्यूज़ में ये बात रखी है कि मैं राजनीति आर्थिक विकास की करता हूँ, पर मैं हूँ एक सनातनी, और ये बात 100% सत्य है। मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये भूल जाऊँ कि मैं किस धर्म से हूँ। इतना जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश से हटाओ सीट से योगी जी को, तुरंत हटाओ वहां से। योगी जी क्या करना चाहिए? अरे भैया, उनको दिल्ली में लाओ, वहाँ कोई काम नहीं है उत्तर प्रदेश में। वो कोहिनूर है, कोहिनूर, पहचानिए उनको। भैया, बुलडोजर कभी पंचर हो सकता है, साइकिल पंचर हो सकती है, पंचर साइकिल हो सकती है, बुलडोजर कभी पंचर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब तो ये अटल हो गया, अटल हो गया। योगी आदित्यनाथ की जरूरत पूरे देश में है। हर प्रदेश में मुख्यमंत्री चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसा। योगी आदित्यनाथ अगर पीएम बन जाते हैं तो भी देश में बहुत देश का भला हो जाएगा। इन पर जो धर्म की राजनीति का आरोप लगता रहा है, अभी आपने जो पिक्चर्स देखी हैं, जो वीडियो देखी हैं, उसमें 3 लोग हैं। एक सिख हैं जो पगड़ी धारण किए हुए हैं, एक मुस्लिम हैं और तीसरे हिंदू हैं जिनके हाथ में भगवा कलावा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो पीड़ित हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, इन सभी पीड़ित लोगों को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है, उनको भारत की नागरिकता देने की वकालत करता है और उनको नागरिकता देने के लिए वचनबद्ध है, उसका ये लोग विरोध करते हैं भारत के अंदर। आपने अभी तक देखा कि यूपी में जो राजनीति रही है आदित्यनाथ योगी की, उसमें कई टीका टिप्पणी इन पर लगते रहे, कई क्वेश्चन मार्क लगते रहे और कई क्वेश्चंस का इन्होंने जवाब भी दिया और कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं आया, जो भी है। पर अब हम चलते हैं यूपी की इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ और हम देखते हैं कि यूपी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर काम हुआ भी है या सिर्फ पन्नों में छप कर रह गया है। यूपी में कुछ प्रोजेक्ट और कुछ सेक्टर में जो काम हो रहे हैं उसको देखा जाए तो 2047 तक रिचेस्ट स्टेट बनना कंफर्म हो गया है। एक्सपोर्ट किसी भी राज्य की, किसी भी स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने स्टेट की सक्सेस की तरफ रुख करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि एक्सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल आप चाइना का ले सकते हैं। चाइना की आज जो कंडीशन है उसमें एक्सपोर्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ऐसे में यूपी गवर्नमेंट अब इस बात को अच्छे से समझ गई है कि एक्सपोर्ट को उसे बढ़ाना पड़ेगा अगर वो विकास चाहता है तो। 2017 में 88,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था, 2022 में बढ़कर ये 1.5 लाख के आसपास पहुंच गया और वहीं 2025 में ये 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल अभी के लिए हो रहा है। यूपी के एमएसएमई मिनिस्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि यूपी गवर्नमेंट 15 जगहों पर 100 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट पर प्रायोरिटी रख रही है। साथ में इसकी जो प्लानिंग रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1
प्रोडक्ट ने इसमें काफ़ी हेल्प करी है। अब लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट हैं उनको ग्रोथ भी दे रहे हैं, वो नेशनली और इंटरनेशनली काफ़ी उसको बढ़ावा मिल सकता है। किसी एक डिस्ट्रिक्ट से उसका प्रोडक्ट लेना है और उसकी ब्रांडिंग करनी है और एक्सपोर्ट कर देना है। इससे अन्य देशों के दूतावासों में लगातार इस प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, जिसकी वजह से अब इसका विकास काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। यूपी का जो प्लान है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि उन्होंने इन सारे प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स सेक्टर से जोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब पूरे विश्व में आप डायरेक्ट भी इसको परचेज कर सकते हैं। अब यूपी में सरकारी खर्चे पर एक्सपोर्ट को वस्तुएं जो होती हैं, यानी एक्सपोर्ट की जो सारी वस्तुएं होती हैं, उनको अब सरकारी खर्चे पर सप्लाई किया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आप नेशनली या इंटरनेशनली, यानी कि अपने स्टेट से बाहर या देश से बाहर किसी प्रोडक्ट को भेजते हो तो उसमें सारा खर्चा आपका पर्सनली लगता था। यूपी गवर्नमेंट ने बस इतना ही नहीं बल्कि यूपी एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है। इसका जो बजट है वो अब दोगुना कर दिया गया है। 7 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। यूपी गवर्नमेंट ने यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल से अपील करी है कि वो यूपी से पड़ने वाले जो एक्स्ट्रा टैरिफ है उसको कम करें। यूपी के प्रोडक्ट को अन्य कंट्री में कंप्लीट कर सके, इसके लिए टैरिफ का कम होना बहुत ज़रूरी है। साथ में कच्चा माल और ह्यूमन रिसोर्सेज का भी आसानी से और सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वहीं आंकड़े यूपी के बारे में बता रहे हैं कि अगर 20 साल तक ऐसा काम होता रहा तो रिचेस्ट स्टेट भारत में ज़रूर बन जाएगा। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसका पर्यटन यानी कि टूरिज़्म का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंट्री के आप कई ऐसे देश देखेंगे जिनमें उनके जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा टूरिज़्म का रहता है। वहीं भारत का उत्तर प्रदेश शहर टूरिज़्म के मामले में काफ़ी धनी है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ताजमहल है, मथुरा है, काशी है और भी कई ऐसी जगहें हैं जो यूपी में पर्यटन को बढ़ावा दे सकती हैं। और यूपी गवर्नमेंट भी अब इस पर फोकस तरीके से आगे बढ़ रही है। वहीं देखा जाए तो गवर्नमेंट अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा टूरिज़्म पर इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने अब जो है रिलीजियंस हब बनाने का उत्तर प्रदेश को सोच लिया है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज जैसे कई हिंदू आस्था पर ये चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। वहीं प्रयागराज में होने वाला सबसे बड़ा आयोजन यानी कि महाकुंभ 2025 के लिए सीधे सीधे बजट का 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया गया है। अयोध्या का वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का जो प्रोजेक्ट है उसमें 32 करोड़ का अमाउंट खर्च किया गया है। साथ में मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों को पर्यटन से संबंधित जो है जोड़कर 100 करोड़ इन्वेस्ट किया गया है। अयोध्या में ऐतिहासिक सूर्य कुंड पर काम चल रहा है। साथ में अयोध्या तक जाने वाली जो सड़कें हैं, जो रोड्स हैं, उन पर 20% काम अभी हुआ है और 80% काम अभी बाकी है, जिसमें 440 करोड़ का जो बजट है वो एलोकेट किया गया है। साथ ही श्रद्धालु की सुविधा के लिए इंटरग्रेटेड टेम्पल और इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां पर धार्मिक स्थल की हिस्ट्री और उनके विकास, उनके डेवलपमेंट की कई जानकारियां आप वहां से ले सकते हैं, जिसके लिए 50 लाख रुपए दिए गए हैं। साथ में यूपी विंध्या धाम तीर्थ डेवलपमेंट काउंसिल और चित्रकूट धाम के वर्क में 7 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। वाराणसी की गंगा से काशी जाने का जो मार्ग है उसका भी काफ़ी विस्तार किया जा रहा है, जिसमें 77 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया गया है। वहीं वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर पर लगभग 700 करोड़ का काम चल रहा है। यूपी पर्यटन विकास ने क्रूज सेवा वहाँ पहले से ही चल रही है। वाराणसी और अयोध्या से जो नेक्स्ट टारगेट जो यूपी का रहा है यानी कि योगी का, वो मथुरा, वृंदावन और वहाँ पर भी ध्यान देने की शुरुआत अब कर दी गई है। मथुरा को तीर्थ नगरी घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद बैक टू बैक कई प्लान्स वहाँ लॉन्च हो रहे हैं, जिनमें से एक है यमुना नदी के किनारे कालिंदा घाट पर देश का सबसे बड़ा फॉरेस्ट सिटी बनाया जाना। कृष्ण नगरी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा है हमेशा से, और इसे काफ़ी ज़्यादा पर्यटन पसंद भी करते हैं। साथ में कई कंट्री से यहाँ पर लोग आते भी हैं। ऐसे में वहाँ एक बड़ी मात्रा में रोपवे की तैयारी की जा रही है। वहीं जो उसका जो ट्रस्ट है उसको सहूलियत में रखा जाए, इसलिए 88 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, जिससे कि लोगों को सुविधा रह सके। इसलिए आगरा और मथुरा के बीच में लगभग 88 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें से 488 करोड़ का खर्च करना निश्चित हुआ है। साथ ही इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चीफ मिनिस्टर टूरिज्म प्लेस स्कीम
लॉन्च की गई है, जिसकी वजह से हर विधानसभा के जो क्षेत्र हैं उनको 250 करोड़ एलोकेट किया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी हद तक ग्रोथ कर रहा है और बहुत जल्द अपने टारगेट तक भी पहुंच जाएगा। यूपी सभी स्टेट को पीछे करके फर्स्ट पोजीशन में अगर आना चाहता है तो उसे इंडस्ट्रियल एरिया में भी पैर फैलाना पड़ेगा। देखा जाए तो आईटी इंडस्ट्री उनमें से काफ़ी एक अच्छा एरिया रहा है। कर्नाटक, बेंगलोर, हरियाणा के अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो ओवरऑल इकोनॉमी में इनका काफ़ी अच्छा एक जो स्ट्रक्चर देखने को मिला है। नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, इनका भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है। यूपी में 22 करोड़ पॉपुलेशन है, जिनके लिए सिर्फ 1 से 2 सेक्टर में आईटी इम्प्लांट कर दी जाए ये काफ़ी नहीं है। कम से कम 4 से 5 या 7-8 आईटी सिटी होनी चाहिए और यूपी गवर्नमेंट ने इसे टैकल भी किया है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज को एक नया आईटी हब बनाने का सोचा जा रहा है। आईटी का मतलब होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करना, वहीं इसको स्टोर भी करना और सिक्योर भी रखना। वहीं ITES सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, यानी कि इन सभी चीज़ों को टैकल करता है, साथ में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट का ये जो बिलीव है कि यूपी के जो 5 ज़िले हैं उन्हें आईटी और ITES सेक्टर में चेंज कर देना, पर ये इतना आसान नहीं है। इनके दरवाजे आप ज़रूर खोल सकते हो, पर इनके अंदर काम करना जाके काफ़ी मुश्किल है। यूपी को हब बनाने का जो तैयारी है, उनका कहना है यूपी गवर्नमेंट का ये कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो यूपी का जो ब्रेन है वो रेन नहीं होगा। यूपी ब्रेन रेन का मतलब है कि यहाँ के जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं वो यूपी से बाहर जाकर या इंटरनेशनल लेवल पे जाकर काम नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें प्रोजेक्ट यूपी में ही मिल जाएंगे। दिल्ली और गुरुग्राम के नज़दीक होने से नोएडा और गौतम बुद्ध नगर का जो ग्रोथ है वो आईटी हब में हो पाया है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट इसे इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का आईटी हब बनाना चाहती है। इसलिए गवर्नमेंट स्टेट के सभी मंडलों में आईटी पार्क बनाने का फैसला लिया है, जिससे इन्वेस्टमेंट के साथ रोजगार भी आएगा। और देखा जाए तो आगरा, बरेली और गोरखपुर और कई सिटी और भी हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा भी है और कंप्लीट भी हुआ है। साथ में मेरठ, प्रयागराज और कानपुर में अभी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बाकी है। नेक्स्ट 2 ईयर में सभी मंडलों में आईटी पार्क कंप्लीट हो जाएगा। आईटी सेक्टर और स्टार्टअप के अंडर लगभग 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। यूपी गवर्नमेंट ने लखनऊ को AI सिटी बनाने के रूप में भी सोच लिया है। जो कानपुर का जो लेदर का काम होता है कानपुर में, जो उसके लिए फेमस है, अब वहीं पर रोबोटिक और ड्रोन को स्पॉट किया गया है, काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। लखनऊ की आईटी सिटी के ग्रोथ के लिए IIT कानपुर, IIT BHU और NIT और IIT जैसे बड़े बड़े संस्थान अब इनका साथ देने के लिए आ चुके हैं। साथ में बुंदेलखंड को IIT सिटी बनाया जाने वाला है। 2015 से पहले बुंदेलखंड को किसी भी के द्वारा उस पर नज़र नहीं रखी गई थी। बुंदेलखंड हमेशा से एक बीहड़ इलाका माना जाता रहा है। वहीं आज IIT सेंट्रल बनाया जाने की जो प्लानिंग है, ऐसा करने से वहाँ रोजगार और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो पाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल यूपी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया की नज़रों में इससे आ जाएगा। फ्यूचर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी विकास काफ़ी तेज़ी से यूपी में हो रहा है। आज पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं IIT सेक्टर पर ही निर्भर है, जो आने वाले समय में यूपी के जो डेवलपमेंट के जो प्लान है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यूपी के लिए एक बड़ी समस्या है इन्वेस्टर्स, क्योंकि 2015 से पहले इन्वेस्टर्स की कमी थी भारत में। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ गुंडा राज और जंगल राज जैसी समस्याएं थी, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे वो यूपी में इन्वेस्ट नहीं करते थे। आपको याद होगा कि फरवरी 2023 में यूपी में एक समिट हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें 33.50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था। इससे यूपी का प्राइवेट सेक्टर में लगभग 93 लाख लोगों को रोजगार मिलता। यूपी के CM के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट पूरे यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में किया गया है। यह समिट इसलिए भी काफ़ी खास रहा क्योंकि इसमें 1000 से ज़्यादा फॉरेन डेलीगेट शामिल हुए थे। टोटल 25,000 डेलीगेट इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर और साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और UK, सऊदी अरब जैसे, जिसमें 40 कंट्री के डेलीगेट शामिल किए गए थे। इंटरनेशनल के साथ नेशनली भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट 2023 में मिला था। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने सीमेंट,
केमिकल, फाइनेंशियल सर्विस और मेटल के एरिया में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। बात करें अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी ने जियो, रिटेल और रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। साथ ही में इस निवेश से अलग अलग सेक्टर में 1 लाख जॉब्स प्रोवाइड कराई गई थी। गरीबों के एजुकेशन और हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए अगर देखा जाए तो जियो स्कूल और जियो AI डॉक्टर्स को भी इम्प्लांट किया गया था। मुकेश अंबानी ने यूपी के हर गांव और कस्बे तक 2025 के लास्ट तक 5G लैश करने को बात कही। वहीं टाटा ग्रुप्स के रिलीजियस टूरिस्ट, वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट और होटल इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी बड़ा हेल्प देखने को मिला है। साथ में यूके के डिफेंस मिनिस्टर एलेक्स शाल्क ने यूपी के डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात कही है, जिसमें एयरोस्पेस और मेडिकल सेक्टर में वो अपना प्रपोजल लेकर आए। ऐसे में देखा जाए अभी आप तक इकोनॉमी की बहुत सारी बातें मैंने पहुंचाई, लेकिन अब इन सब चीज़ों के ग्रोथ के लिए एक रामबाण है, वो है ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट बेहतर नहीं है तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब धराशायी हो जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों को टाइम टू टाइम पहुंचाती है, और अगर वो ख़राब हुआ तो एक तरह से बैरियर का काम करेगा इन सभी ग्रोथ को रोकने में। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट यूपी में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम 2014-15 से हम रोड की बात करें तो समझ में नहीं आता था रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में कहीं कहीं रोड दिख रही है। जगह जगह रेलवे बैरिकेटिंग लगी होती थी, जगह जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहती थी। यातायात पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में विकास को मिल पाना, विकास के लक्ष्य तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात थी, जिसके बाद आज एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा विकास यूपी में आप देख सकते हो। रेलवे की जितनी भी बैरिकेटिंग थी उन सबको हटा दिया गया है, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज से उसको कंट्रोल किया गया है। वहीं यूपी में अब गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, कानपुर आउटर रिंग रोड और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, अगर इन सब चीज़ों का काम टाइम टू टाइम टैकल हो जाता है, निर्माण हो जाता है, तो मानना ये जा रहा है कि इससे एक्सपोर्ट का जो दायरा है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। वहीं अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल को हमेशा से विकास के दायरे से काफ़ी दूर रखा गया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर यूपी को रिचेस्ट स्टेट बनना है, यूपी को ग्रोथ करनी है, तो उसको पूरे यूपी को लेकर चलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यूपी गवर्नमेंट ने पूर्वांचल के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए 18 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिनमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे पूर्वांचल को भी डेवलपमेंट की लाइन में लाया जा सके। वहीं नेशनल हाईवे पर भी लगातार काम जारी है, जिसमें 92,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर नेशनल हाईवे को अच्छे से कंप्लीट कर दिया जाता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी तेज़ी आएगी। वहीं पर यूपी अब एयरपोर्ट्स की तरफ काफ़ी बढ़ चुका है, जिनमें से 8 एयरपोर्ट अभी नए बन रहे हैं और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहे हैं। वहीं यूपी इंडिया में पहले स्थान पर है, जहां पर 25 राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मौजूद हैं। अगर ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम कंप्लीट कर ली जाती हैं तो मान के ये चला जा रहा है कि जो रिसर्चर्स का कहना है कि 2047 तक यूपी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट स्टेट की कंडीशन में आ जाएगा, तो ये संभव हो सकता है। वहीं यूपी के नोएडा में एक फिल्म सिटी का ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जो मुंबई के फिल्म सिटी के तर्ज पर बनाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो 2047 तक काफ़ी हद तक इकोनॉमी में इसका भी काफ़ी रोल रहेगा। अब यूपी में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ रहा है यूपी में, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में ज़्यादा दूर नहीं है। वहीं 2047 तक यूपी इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट कहलाएगा। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यूपी की जो पॉपुलेशन है वो है 22 करोड़। ऐसे में उसका एक सही डायरेक्शन में यूज़ करना योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन के साथ साथ में किस तरह से इस पूरी जनता को विकास के एरिया में लगाया जाए। अब देखते हैं कि यूपी का फ्यूचर कैसा रहता है। यूपी का जो ग्रोथ अभी तक का रहा है, आने वाले समय में और इसका विकास कितना रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में।